गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज की क्लास में हम यूपीपीएससी 2023 जो कि अभी जनवरी में एग्जाम हुआ था उसका पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डाउटफुल हैं, जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो यूपी का एग्जाम हुआ था पीएससी आयुर्वेदा पीएससी का, उसमें जो 30 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के जीके के क्वेश्चन थे। आज की क्लास में हम आयुर्वेदा के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है, जिसमें 30 क्वेश्चन जीके के थे और 120 क्वेश्चन आयुर्वेदा। 120 क्वेश्चन आयुर्वेदा में हम 60-60 डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में इसको कवर करेंगे ताकि हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार अधिजीवा व्याधि है, दंतगत रोग है, तालुगत है, जिभागत है या कंठगत है। तो सुश्रुत जी ने, पहले थोड़ा सा समझेंगे, सुश्रुत जी ने जो जिभागत व्याधियां बताई हैं, कितनी बताई है जिभागत व्याधियां? 5 बताई हैं। ठीक है, बाघभट्ट की जो जिभागत व्याधियां हैं ये कितनी है? 6 है। आचार्य सुश्रुत ने अधिजिह्वा को कंठगत व्याधि बोला है। ठीक है, और उपजीविका को क्या बोला है? उपजीविका को जिभागत व्याधि बोला है। आचार्य बागभट्ट की 6 कैसे हो जाती हैं जिभागत व्याधियां? तो उपरोक्त 5 सुश्रुत के जैसे हैं। ठीक है, और उन्होंने जो अधिजीवा है, अधिजीवा को भी क्या बोला है? जिभागत व्याधि में इंक्लूड किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे आचार्य बागभट्ट हो चाहे शारंगधर हो, दोनों आचार्य ने जिभागत व्याधियां 6 बताई हैं, जिनमें से उन्होंने अधिजीवा को इंक्लूड किया है, जबकि सुश्रुत जी ने अधिजीवा को कंठगत बोला है, उपजीविका को जिभागत। बाकी उपजीविका तो इनका भी जिभागत ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर सही क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूतिका दशमूल के घटकों में किस पंचमूल का वर्णन है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसलिए आपको लास्ट तक ध्यान देना है। जल्दीबाजी में आप क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ती और आपने लास्ट में इमेजिन कर लिया कि नहीं होता है ना। तो वर्णन है, तो कौन सा दशमूल में आइडियली क्या होता है? दशमूल में, सिंपल दशमूल में लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल के घटक होते हैं, लेकिन इसमें ओनली लघु पंचमूल के घटक द्रव्य हैं, यहाँ पर बृहद पंचमूल के घटक नहीं होते हैं। ठीक है, तो लघु पंचमूल में कौन कौन सी चीजें आती हैं? बृहद पंचमूल इसमें नहीं होता है। तो लघु पंचमूल में शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, कंटकारी और गोक्षुर, ये 5 ड्रग आती है। इसके अलावा 5 ड्रग और आती हैं जिनको मिला के हम सूतिका दशमूल बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। कॉपर टी 200B को कितने समय में बदलना चाहिए? 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 4 वर्ष में या 3 वर्ष में? तो आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको 3 वर्ष में मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक साइड आप जब देखते हैं तो वहां पर कॉपर टी 200B को 4 वर्ष में रिमूव करना चाहिए। इसके साथ 2 और आप चीज पढ़ लें जो एग्जाम के लिए हो सकता है अगली बार आ जाए। तो कॉपर टी 308A, इसका रिमूवल टाइम, रिप्लेसमेंट टाइम कितना होता है? 10 ईयर होता है। ठीक है, ML 375, ML 375, ML का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी लोब्यूलेटेड 375 कितने वर्ष में रिमूव करा जाता है? 5 इयर्स में। तो 3 चीजें आपने साथ में याद कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मानव नेत्र के लेंस का डायमीटर होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया है, आपकी बुकलेट में जो आंसर शीट आई है वो है 8.8 to 9.2। जब मैंने अदर साइट्स पर देखा तो उसमें भी आपको आंसर इतना ही दे रहा है, लगभग 8.54 to 9.70 mm। तो इसके नजदीकी आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ये सही होगा। लेकिन आप कहीं और बुक में भी देखते हैं तो वहां पर 10 mm भी दिया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। अब वो एग्जामिनर कौन सी ऑथेंटिक बुक मान रहा है ना, उस पर डिपेंड करता। अभी तो आंसर शीट में उन्होंने आंसर यही दिया है, 8.8 to 9.2 mm। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार निराग्नि स्वेद कितने होते हैं? तो निराग्नि स्वेद चरक के कितने होते हैं? 10।
पूरा ही देख लें। चरक जी ने सागनी स्वेद कितने माने हैं? 13। चरक जी का निराग्नि स्वेद कितना है? 10। सुश्रुत की बात कर लें, ये तो हो गया चरक। सुश्रुत की बात कर लें तो सुश्रुत जी ने सागनी स्वेद कितने माने हैं? 4। कौन कौन से? ताप, पुष्म, उपनाह और द्रव। सुश्रुत का निराग्नि स्वेद कितना होगा? उनने माना है 8 माना है। कौन कौन से माने हैं कभी आएगा जब हम अदर एग्जाम के पेपर सॉल्व करेंगे, वहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु आदि व्याधियां वर्गीकृत है। तो आपने पढ़ा होगा सुश्रुत सूत्र स्थान का 24 नंबर का चैप्टर व्याधि समुद्देशीय अध्याय, उसमें व्याधियों का वर्गीकरण किया गया है। ब्रॉडली अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है आ जाए सुश्रुत के अनुसार व्याधियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो आपका आंसर 7 होगा। टोटल आंसर 7 ही होता है। ठीक है, लेकिन इनको ब्रॉडली 3 तरीके से डिवाइड किया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो साथ ही वर्गीकरण लगाना। ब्रॉडली अगर देखें तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 तरीके का। कौन सा? एक आध्यात्मिक, एक आदि भौतिक और एक आदि दैविक। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नहीं तो कहीं और एग्जाम में आ जाएगा। आध्यात्मिक के 3 भेद होते हैं पुनः, तो इसका हम एक कोड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? आज दोष हमारा एक कोड है। तो आ से क्या हो जाएगा? आदि बल प्रवृत्त, जा से हो जाएगा जन्म बल प्रवृत्त, सब में है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे खुद लिख लेना। और दोष से हो जाएगा दोष बल प्रवृत्त। तो आध्यात्मिक को इन 3 तरीके से डिवाइड किया। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जन्म बल प्रवृत्ति सुश्रुत जी के किस व्याधि के अंतर्गत आता है? तो आध्यात्मिक के अंतर्गत आता है। आदि भौतिक में केवल लिखे भौतिक चीजों से हमको घाव लग जाता है, तो इसका डिवीजन क्या होगा? संघात बल प्रवृत्ति। ओनली एक ही है, संघात बल प्रवृत्ति। आदि दैविक का हम एक कोड बनाएंगे। कुछ देवता बड़े गुस्से वाले होते हैं, कुछ बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, तो हमने कोड बना लिया देव का स्वभाव। तो देव से हो जाएगा दैव बल प्रवृत्त, का से होगा काल बल प्रवृत्त, स्वभाव से हो जाएगा स्वभाव बल प्रवृत्त। अब कभी और आएगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आदि बल प्रवृत्त में कौन कौन सी व्याधियां आती हैं। पुष्ट है, अर्श है, ये आदि बल प्रवृत्त व्याधियों के अंतर्गत आता है। अभी बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए इतना याद रखिए, कभी आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु ये व्यक्ति को स्वभाव से आती है। तो स्वभाव बल प्रवृत्त आदि दैविक का एक डिवीजन होता है, उसके अंतर्गत ये व्याधियां आती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चरक के द्वारा किसको अपस्मार, कामला, ज्वर नाशक कहा गया है? पंचगव्य, महातिक्त, महाकल्याण के उपरोक्त में से कोई नहीं। पढ़ाया गया है आपको क्लास में। पंचगव्य अपस्मार, कामला और ज्वर नाशक होता है। इसका एक कोड मैंने बनाया था आपको यहाँ पर, जैसे जैक स्पैरो, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का एक हीरो है ना जैक स्पैरो, उसका मैंने आपको एक स्नेह की मात्रा में भी याद कराया था कि जब हम स्नेह की ह्रस्व मात्रा ग्रहण करते हैं तो वो कौन से व्याधियों को नष्ट करता है। तो वहां पर भी हमने ज्वर, अतिसार, कास पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर जैक का अलग मीनिंग हो जा रहा है, ज्वर, अपस्मार और सी फॉर कामला। ठीक है, आगे बढ़े। एपिस्पेडियास व्याधि है। एपिस मतलब क्या होता है? ऊपर। हाइपो मतलब क्या होता है? नीचे। तो जन्म से मूत्र मार्ग पेनिस की ऊपरी सतह पर, क्योंकि एपिस मतलब ऊपर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन हाइपोपेडियास पूछा जाता तो वो अधो सतह पर होता। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही कुछ कुछ आंसर छुपे होते हैं, तो आप यहां से पता कर सकते हो कि ये जन्म बल से मूत्र मार्ग पेनिस की ऊपरी सतह पर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। चरक संहिता के अनुसार तेल स्नेहपान के निर्दिष्ट ऋतु क्या है? तो तेल हम प्रावट ऋतु में करते हैं, शरद ऋतु में हम घृत का सेवन करते हैं, प्रावट ऋतु में वात का प्रकोप होता है। लेकिन ये इसलिए कंफ्यूजन होता, मैंने बोला था शुरुआती में ही कि इसमें जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो हमको सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है, उसको हम आसानी से समझेंगे। तो आपका दिमाग कहाँ जा रहा है? तेल वात का शमन करता है, और वात का शमन, वात का प्रकोप कहाँ होता है? वर्षा ऋतु में, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। लेकिन तेल का स्नेहपान प्रावट ऋतु में किया जाता है।
क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने प्रावट ऋतु में भी तो बोला है ना वात का प्रकोप, प्रावट ऋतु में ही बोला है वात का प्रकोप सुश्रुत ने, उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्नेहपान के बारे में वर्षा ऋतु में नहीं बोला है तेल का, कहाँ बोला है, प्रावट में। और शरद में घृत का, और माधव में किसका, वसा और मंड का। इनके साथ हम ये भी पढ़ लेते हैं कि तेल का जो अनुपान होता है वो यूष होता है, घृत का उष्ण जल होता है, वसा मंड का क्या होता है, सॉरी वसा मज्जा है, ये मंड नहीं, मंड का, मज्जा का अनुपान क्या होता है, मंड होता है। ठीक है। और कॉमनली अगर आपसे पूछे हमको ये डिफरेंट टाइप ऑफ अनुपान नहीं मिल रहा है तो आप सबके बाद उष्ण जल का सेवन कर सकते हैं। तो उष्ण जल उत्तम अनुपान होता है स्नेहपान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CD4 सेल की संख्या एक व्यक्ति में कितने से कम हो जाए तो वो एड्स की बीमारी से पीड़ित हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 200 सेल्स क्यूबिक पर क्यूबिक mm। अगर इतना हो जाता है तो वो उसको एड्स हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सोमनाम्बुलिज्म किसको बोलते हैं, तो इंसोम्निया, इंसोम्निया आपने सुना है, इंसोम्निया क्या होता है, रात्रि में नींद ना आना। तो सोमनिया का मीनिंग आप इतना तो समझ गए हो कि निद्रा से रिलेटेड है ना। इंसोम्निया एक बीमारी है ना, उसमें रात में नींद नहीं आती है। तो सोमनिया से इतना समझ में हमको आ रहा है कि निद्रा से रिलेटेड है। अब यहाँ पर तीव्र निद्रा अचानक से आना, आध्यात्मिक, दिन के समय निद्रा आना और निद्रा में चलना, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, निद्रा में चलना है, उसको हम सोमनाम्बुलिज्म बोलते हैं। ठीक। आचार्य चरक के अनुसार कर पादियो सुप्तता दाहो मुख तालु कंठ शोषो विश्रम शरीर गंधम किस व्याधि का पूर्व रूप है। इतना सारा लिख दिया है तो समझ में आ ही रहा है कि प्रमेह का पूर्व रूप है। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेशल पॉइंट लिख देता तो कर वादियो सुप्तता, हाथ पैर में सुप्तता हो रहा है, हाथ पैर में जलन हो रहा है, मुख तालु कंठ सूख रहा है, शरीर से गंध आ रही है, तो ये प्रमेह का होता है। लेकिन अगर आपको इतना लिख दे जो कि पिछली साल मतलब 2022 में कहीं का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछ लिया था, MP का ही कोई एग्जाम था, तो उसमें इतना पूछ लिया था, दाहा सुप्तांगता चेती, दाहा सुप्तांगता कितना सेम है, सुप्तता दाहो, दाहा सुप्तांगता। तो ये दाहा सुप्तांगता, और ऑप्शन में उन्होंने प्रमेह भी दिया था, कुष्ठ भी दिया था, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो ये किसका पूर्व रूप होता है, ये कुष्ठ का पूर्व रूप है। याद कर लो भाई, हम तो कोड बना ले रहे, क्या बना ले रहे हमने, खुदा, एक कोड बना लिया, खुदा, खुदा जो बोलते हैं ना, खुदा या कुदा, कु से कुष्ठ का, दाह से दाह सुप्तांगता, क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे है उसमें ही आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो प्रमेय का ये पूर्व रूप हुआ, और जो मैंने लिखा है वो किसका है, कुष्ठ का। आचार्य चरक के अनुसार तमक श्वास लक्षण विष के किस वेग में मिलता है, तो आपको क्लास में याद कराया है कि तमक श्वास के भेद कितने होते हैं, दो। देखो बहुत सारी चीजें हम क्लास में कोड से, कुछ इमेजिनेशन से, कुछ स्टोरी से, इन सभी फैक्ट्स के थ्रू याद करते हैं। तो हमने याद किया, और ऐसे फैक्ट में आपको चीजें अच्छे से याद भी रहती है। ठीक है, तमक श्वास के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक संतमक श्वास होता है और एक प्रतमक श्वास होता है। ठीक है, बाघभट्ट और सुश्रुत ने, ये चरक ने बोला था, बाघभट्ट और सुश्रुत ने संतमक का वर्णन नहीं किया। आपके 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मैं कवर करा रही हूं। संतमक बाघभट्ट सुश्रुत ने नहीं माना है, उन्होंने ओनली किस श्वास का वर्णन किया है, प्रतमक श्वास का वर्णन किया हुआ है। हमने इतना क्यों पढ़ा, हमको बस इतना जाना था कि तमक श्वास के दो भेद, तो ये विष के दूसरे वेग में मिलता है, ये भी याद कर लिया, साथ में ये भी याद कर लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर आते हैं। 44 है, चरक के अनुसार गर्भावस्था के 6ठे माह में गर्भिणी स्त्री को पथ्य आहार देना चाहिए। तो ये टॉपिक मैंने गर्भिणी को कैसा आहार देना चाहिए पूरा चरक का, सुश्रुत का, बाघभट्ट का, हारित का तक मैंने बहुत अच्छे से यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, आप वहां से जरूर देखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। और गर्भस्राव रोधी पदार्थ वो भी विथ ट्रिक से पढ़ाया है। AIPGT 2022 का पेपर अगली क्लास में सॉल्व कराने वाली हूँ, उसमें भी आएगा विथ कोड के, हम उसको याद करेंगे। ठीक है,
तो मैंने वहां पे आपको याद कराया है कि 5th नंबर का हम मिड पॉइंट मानते हैं, 5वां महीना, तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, शीर प्लस घृत का प्रयोग करते हैं, ये मिड पॉइंट है। इसके बाद लगातार 2 महीनों में सेम ट्रीटमेंट चलता है, कौन सा, 6वां और 7वां में सेम चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मधुर वर की औषधि सिद्ध क्षीर सर्पी, क्षीर सर्पी तो रहेगा, इसमें मधुर औषधि सिद्ध हो जाएगा, इसमें मधुर औषधि सिद्ध हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के बाद 6वें महीने में हम ये लेते हैं। अभी तो नहीं समझ में आ रहा, वीडियो देखेंगे जरूर समझ में आएगा, ठीक है। चरक के अनुसार निम्न में से किस एक को त्रिमर्म नहीं कहा है, नहीं पूछा है, तो हृदय वस्ती सिर त्रिमर्म में आता है, नाभि त्रिमर्म में नहीं आता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मानव शरीर के कोष्ठ में कितनी पेशियां होती हैं, तो पहले तो पेशी कितनी होती है सुश्रुत की याद कराए हैं, पा से पेशी, पा से 500, चरक की पेशी कितनी होती है 400। पूरा पढ़ लो, पेशी का डिवीजन, शाखा में कितनी होती है, मध्य में कितनी होती है, और ऊर्ध्व चतुर्गत कितनी, मध्य मतलब कोष्ठ। तो 400 पेशी हमने किसको दे दी, शाखाओं को दे दी। अब 100 बचा, तो देखिए पेशी को हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं ना। तो हीरो क्या बनाने जाते हैं, 6 पैक बनाने जाते हैं, यहां पर देखते हैं ना 6 पैक, तो 6 पैक याद कर लो, पेशी 6 बनाते हैं। तो 66 कहां हो जाएंगी, मध्य में हो जाएंगी। अब 466 हो गया तो कितना, 466 हो गया, 34 ऐड कर दो, टोटल इतना मिला के ये 100 हो जाएगा, ये 400, टोटल 500 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, 66 होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रतानवती किसका प्रकार है, तो प्रतानवती स्नायु का प्रकार है। स्नायु कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। संख्या कितनी होती है, 900 होती है। ये जो 4 हैं कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है पृथु, एक होता है प्रतानवती, एक होता है सुशिर, और एक होता है व्रत। कभी अगले पेपर में जब आएगा तो हम ये भी पढ़ेंगे ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। संस्थान निम्न में से किसका पर्याय है, उपशय का, पूर्व रूप का, लिंग का, संप्राप्ति का। तो संस्थान और व्यंजन क्लास में आपको याद कराया है, चरक निदान स्थान के फर्स्ट चैप्टर का है, कि आप कहीं अपना रूप बनवाने जाते हो, कहां जाते हो, पार्लर जाते हो। तो पार्लर रूप मतलब लक्षण, रूप बनाने के लिए जाते हो, सुंदर सुंदर लगने के लिए जाते हो। तो पार्लर एक संस्थान है, वहां पे तरह तरह के व्यंजन यूज किए जाते हैं आपके रूप को निखारने में। तो संस्थान व्यंजन किसका पर्याय है, रूप मतलब लिंग का। और समुत्थान किसका पर्याय है, समुत्थान आयतन, ये किसका पर्याय है, ये है हेतु का, हेतु मतलब निदान का। देखो बहुत सिमिलर है, समुत्थान और संस्थान, किसी चीज को उत्थान करने वाला, उत्पन्न करने वाला हेतु कहलाता है। हमने पहले इसका कोड बना लिया, तो इसका जरूरी नहीं है कि आपको कोड बनाकर याद करना पड़े, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना कौन सी त्वचा है, पूरा तो नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इतना बस याद कर लो। हमने के टी पढ़ा था, के से कुष्ठ, के से किलास, टी से होता है ताम्रा में। फिर हमने के वी पढ़ा था, के से होता है कुष्ठ, वी से होता है विसर्प, और वी से हो जाएगा वेदनी में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कुष्ठ विसर्प पूछा है, जो हमको ताम्रा से कंफ्यूज कर रहा था, तो हमने याद कर लिया था ट्रिक से, कुष्ठ किलास ताम्रा, कुष्ठ विसर्प कहां पर, वेदनी में। तो यहाँ पर आंसर डी होगा। अगला है, ध्वनि के प्रति सचेत होना बच्चे में किस प्रकार का माइलस्टोन है, सोशल है, फाइन मोटर है, भाषिक है, ग्रास मोटर है। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो alert to sound in which type of milestone in child, social, fine motor, language या gross motor। तो यहाँ पर लैंग्वेज है, क्योंकि जब बच्चा सुनता है, यहाँ ध्वनि के प्रति सचेत होता है, मतलब वो कुछ चीजें समझ रहा है, समझ के वो बोलने की कोशिश करता है, तो ये लैंग्वेज वाला एक माइलस्टोन होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 51, तो ये भाषिक होगा, ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार कुटज फलादि घृत प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है, वातज अर्श में,
रक्तज अर्श में, अतिसार में या कफज अर्श में। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, चरक संहिता से लिया हुआ है, तो ये अर्श वाले चैप्टर से है, तो कफज अर्श में इसका प्रयोग किया जाता है। कुटज, कुटज फलादि घृत, कुटज क्या करता है ना, स्तंभन का काम करता है, तो यहाँ पर किया जाता है। आज शिक्षक अनुसार मानव शरीर में अस्थियों के प्रकार है, हमसे क्या पूछा है, प्रकार। तो अस्थियों के प्रकार हमने 5 पढ़े थे। संधि के प्रकार कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये कंफ्यूजन होता है संधि और अस्थि में। अस्थियों के प्रकार देख लिए, संख्या देख लेते हैं। तो चरक, बागभट्ट, काश्यप ने अस्थियों की संख्या 360 बोली है, तो शुभ ने कितनी बोली है, 300। कितना सारा हमने साथ में कवर कर लिया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा 5। माधव निदान के अनुसार सेति कर्तव्य व्यक्ताकः, व्यताकः लक्षण किसके लिए आया है, रूप के लिए, निदान के लिए, पूर्व रूप के लिए, संप्राप्ति के लिए। तो 53 का जो आंसर है सेति कर्तव्यता, मतलब सेति मतलब किसी चीज को ग्रहण करने के बाद आपके जो अंदर लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो क्या है, ग्रहण मतलब हमने कोई निदान का सेवन किया, तो निदान के लिए बोला गया है। आचार्य चरक के अनुसार शनह मेह है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था क्लास में, ये बताया था कि कभी कभी एग्जामिनर केवल यही पूछ लेता है कौन सा पित्तज प्रमेय है। जैसे अभी क्या पिछले साल 2022 सितंबर में जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछ लिया था मंजिष्ठा में किस प्रमेय के अंतर्गत आता है। लक्षण तो दूर की बात है, लेकिन उसका केवल भेद ही पूछ लिया जाता है। तो शनह में हमने कफज प्रमेय का एक भेद पढ़ा था, ठीक है। उसमें शनह शनह मूत्र त्याग करता है व्यक्ति। योगराज औषधि का प्रयोग किस व्याधि के लिए किया गया। यूट्यूब पर मैंने पीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा चिकित्सीय योग पढ़ाए हुए हैं, 7 वीडियो है उसमें। सारा जितने भी चिकित्सीय योग यहाँ पर आए हुए हैं पूरा उसमें कवर हो रहा है। यहाँ पे योगराज भी पढ़ाया था कि पांडु में दिया हुआ है चरक ने, प्रमाण कितना होता है इसका प्रमाण होता है उदुम्बर प्रमाण, ठीक है। इसके सेवन में किस चीज का निषेध होता है, स्पेशली चरक ने बोला है, क्या क्या बोला है, कुलत्थ, कपोत और काकमाची का निषेध होता है, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक के अनुसार रोमांतिका व्याधि का लक्षण, सॉरी व्याधि का कारण क्या है। तो मैंने आपको वहां पर क्लास में याद कराया था पिक रोमा, मतलब रोमा को कहीं जाना था, आपने उसको पिक करके उधर छोड़ दिया, तो पिक रोमा। पिक से क्या है, पी से पित्त, का से कफ, रो से रोमांतिका और मां से हो जाएगा मसूरी का। तो पिक रोमा, रोमांतिका, मसूरी का दोनों के दोनों पित्त और कफ दोष होता है, तो ये भी हमारा कोड से सॉल्व हो रहा है। आचार्य चरक के अनुसार जीवन त्यागी घृत का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में किया जाता है, कास में, ज्वर में, शवथु में, या फिर इसका आंसर क्या है, राज्यक्षमा। तो जीवन त्यागी घृत का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, राज्यक्षमा में। चिकित्सीय के क्वेश्चन थोड़े डीप रहते हैं, इसलिए अपन चिकित्सा स्थान बुक से जब पढ़ते हैं ना, उसमें योग हाईलाइट करते हैं और उनके स्पेशली अनुपात और मात्रा कितनी होती है ना। उसके कंटेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, कंटेंट याद नहीं होगा, केवल रोगधिकार याद करना रहता है। तो जीवन त्यागी राज्यक्षमा में दिया जाता है। चरक के अनुसार निम्न में से किस व्याधि का लक्षण अपूर्व रूप अव्यक्त है। तो हमने 2 व्याधियां पढ़ी थी, एक छत्रछीण और एक होता है वात व्याधि, जिनके पूर्व रूप अव्यक्त होते। थोड़ा सा श्लोक में डिफरेंस होता है। अव्यक्त लक्षणम, अव्यक्त लक्षणम तस्य पूर्व रूपम इति स्मृतम, ऐसे करके श्लोक आता है। वात व्याधि में सेम टू सेम यहाँ पर ऐसा आएगा और यहाँ पर केवल तेषाम आता है, ठीक है। तो तस् इसमें, तेषाम इसमें, बाकी दोनों में अव्यक्त है पूर्व रूप। तो याद आप ऐसे कर सकते हो, छत्रछीण केवल एक व्याधि है तो उसमें एक वचन तस् आ गया। वात व्याधियां बहुत सारी होती है, उसमें एक बहुवचन तेषाम करके आ गया, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उराचित होगा। 59 अधोलिखित में से कौन सा द्रव शास्त्र पायना के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। सुश्रुत ने जो पायना का वर्णन किया है वहां पे क्षार पायना, उदक पायना, तेल पायना, उसमें घृत पायना नहीं है। तेल पायना का यूज कहाँ करते हैं, सिरावेदन स्नायु छेदन में करते हैं। उदक पायना का मांस के छेदन भेदन पाटन के लिए करते हैं। यहाँ पे क्षार पायना का उपयोग
है ना, वो अस्थिगत शल्य का ऐसे कुछ करके काटने के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पे अपने तीनों का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है। आचार्य सूचक के अनुसार निम्न में से ज्वर का कौन सा लक्षण वर्णित नहीं है? तो आपने एक श्लोक ही पढ़ा होगा, स्वेदारोद संताप सर्वांग ग्रहणम ज्वरा। स्वेदारोद संताप सर्वांग ग्रहणम ज्वरा, ये 3 लक्षण स्पेशली बताए हुए हैं सुश्रुत ने, उसमें अग्निमांद का वर्णन नहीं आया है। हमसे पूछा है कौन सा वर्णित नहीं है, ये तीनों उसमें होते हैं। अधोलिखित में से कौन सी व्याधि में राउजिंग साइन पाया जाता है? ये भी मैंने आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाया था, और मैंने आपको एक कोड बनाया था कि रोज कॉपर खाने से ये क्या करता है, अपेंडिक्स में जमा हो जाता है, तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है ना। रोज रॉ मटेरियल खाओगे तो अपेंडिसाइटिस नहीं कर देगा, तो रोज से हो जाता है राउजिंग साइन, कॉपर से हो जाएगा कूपर साइन। तो राउजिंग साइन एंड कूपर साइन दोनों के दोनों एक्यूट अपेंडिसाइटिस में पाए जाते हैं। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तीव्र उंडुपुच्छ शोथ। अगला है आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर्ण रोग की सामान्य चिकित्सा में निम्न से किसका प्रयोग नहीं करते हैं? तो आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, सामान्यम कर्ण रोगेषु, सामान्यम कर्ण रोगेषु उत्तर तंत्र में बताया है रक्तपानम रसायनम। फिर दूसरा हाफ है इसमें अव्यायामो अशिरा स्नानम ब्रह्मचर्य अकथनम। अव्यायामो आशिरः स्नानम ब्रह्मचर्यम अकथनम। तो यहां पर ब्रह्मचर्य भी करते हैं, घृतपान भी करते हैं, रसायन भी देते हैं, कर्ण पूरण नहीं आया है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? हमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा नहीं करते, तो ये तो सब करते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? कर्ण पूरण नहीं करते। इसमें व्यायाम करने का भी मना किया है, सिर से स्नान करने का भी मना किया है। पूरा याद रख लो, हो सकता है अगली बार आपका ऑप्शन में अव्यायाम आश्रा स्नान आ जाए। ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार त्रिफलादी तेल का प्रयोग किस व्याधि में करते हैं? खालित्य है, पालित्य है, उन्माद है और अपस्मार है। त्रिफलादी तेल का प्रयोग चरक जी ने कहां पर बोला है? अपस्मार में बोला है। 64 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। रक्त समूह ए बी में सीरम में कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित होता है? तो देखो, जो उसका नाम है उसमें वो चीज प्रेजेंट रहता है एंटीजन के रूप में। क्या रहता है? एंटीजन। तो इसमें एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी कुछ भी नहीं है, तो कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं रहती। अगर आपसे पूछे ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी है, तो उसमें एंटीजन तो ए है, लेकिन एंटीबॉडी अपोजिट होता है। कौन सा? बी होता है। तो जो है वो एंटीजन भी होता है और जो नहीं है वो उसका अपोजिट एंटीबॉडी होता है। ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मधु की जातियां कितनी होती हैं? तो चरक ने मधु की 4, चरक का 4, सुश्रुत की जस्ट डबल कर देना 8, हारित की कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? भ्रामक, भ्रामक, सारक और क्षौत्र। इनकी 4 कौन कौन सी होती हैं कभी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। इन दोनों ने किसको श्रेष्ठ बोला है? इन दोनों ने मार्कशीट को श्रेष्ठ बोला है। आंसर हमारा क्या होगा? सुश्रुत के अनुसार 8 होगा। आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार वायु अग्नि धारण, तो हमने श्लोक में ही पढ़ा है वायु अग्नि धारणम किसके लिए आता है? पुरुष के लिए आता है, वो वायु और अग्नि का धारण करने वाला होता है। 67 है इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में प्रधानतया चिकित्सा औषधि है। तो जो हमारी लंग्स डिसीज होती है ना, उसमें हम क्या देते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एडवाइस करते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को एडवाइस किया जाता है। अगला है चिरचिर मछली का सेवन दूध के साथ, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ना। 18 प्रकार के वैरोधिक आहार के अंतर्गत आता है। तो चिलचिम जो मछली है वो कैसी है? उष्णवीर्य है। दूध कैसा होता है? शीत होता है। तो दोनों वीर्य के विरुद्ध हुए ना, एक उष्णवीर्य को शीतवीर्य के साथ ले रहे हैं, तो ये वीर्य विरुद्ध के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। सुश्रुत के अनुसार
किस शिरोरोग में शिरोविरेचन नहीं कराते। अब ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ क्वेश्चन हमको लगता है इसका आंसर एग्जामिनर ने गलत दिया, लेकिन वो सही आंसर दिया है ना। 69 में मैं रेफरेंस के साथ आपको बता दूं, है ना, उत्तर तंत्र, सुश्रुत उत्तर तंत्र का 26 का 42 नंबर का श्लोक आप पढ़ोगे, वहां पर स्पेशली दिया है कि क्षयज शिरोरोग और क्रमिज शिरोरोग, इन दोनों को छोड़कर जो संशोधन संशमनीय अध्याय में शिरोविरेचनार्थ द्रव्यों का वर्णन किया गया है, उन शिरोविरेचन द्रव्यों से शिरोविरेचन कराना चाहिए, बाकी के शिरोरोग में इन दोनों में नहीं कराना चाहिए। क्लियर। अब जब आप क्रमिक शिरोरोग पढ़ोगे तो वहां पर आपको 2-4 चीजों का नाम देके और शिग्रु वगैरह से बोला है इनमें मूर्ध विरेचन कराना चाहिए। फिर आप बोलोगे कि मैडम मूर्ध विरेचन दिया तो है, लेकिन मूर्ध विरेचन और थोड़ा सा शिरोविरेचन में थोड़ा माइनर सा अंतर होता है। वहां पर हम एक आपने नस्य और शिरोविरेचन पढ़ा है ना। शिरोविरेचन मतलब जहां पर हम क्या करते हैं, तीक्ष्ण चीजों से नस्य कराते हैं, उनमें दोष को बाहर निकलना जरूरी होता है ना। तो शिरोविरेचनार्थ इन दोनों में मना किया है, बाकी के शिरोरोग में किया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। तो इसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। औलुक्य दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य, वैशेषिक है, वेदांत है, तो आपने याद करा था क्लास में, उल्लू जो होते हैं उनमें विशेष शक्ति होती है जो रात में देख पाते हैं, है ना। तो उल्लू में क्या होता है, विशेष शक्ति होती, तो हमने कोड बनाकर याद किया था वैशेषिक दर्शन का। डैश डैश निमित्तम एव स्थौल्यम काश्यम चा, श्लोक दिया हुआ है जो किसका है, ये है सुश्रुत जी का श्लोक है कि मोटा होने पतले होने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रस होता है। चरक जी ने क्या बोला है, आहार और स्वप्न रिस्पॉन्सिबल होता है स्थौल्य कष में। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि धातु की क्षय वृद्धि के लिए कौन कारण है, ये होता है, ये सुश्रुत का है, और यहाँ पर जो लिखा है वो सुश्रुत का है। धातु की क्षय वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, रक्त होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्पा सिस्टम ऑफ मेडिसिन को किस सन में सीसीआईएम ऑफ एनसीआईएसएम हो गया है, इनमें शामिल किया गया है, तो सन 2012 में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो कि मतलब मेडिकल से रिलेटेड है वो पूछा गया है। आचार्य चरक के अनुसार गोमूत्र हरित की, भी मैंने पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया है, इतने प्रकार की हरित की है, कंस हरित की, गोमूत्र हरित की, ठीक है, दंती हरित की, वशिष्ठ हरित की, अगस्त हरित की, आप वहां जाके देखना, पूरा उनकी मात्रा विध अनुपात बताया हुआ है। तो ये कहाँ दिया जाता है, गोमूत्र तीक्ष्ण होता है, पांडु में दिया जाता है। पांडु में क्या होता है, श्रोतो अवरोध होता है, जिससे उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि नहीं हो पाती है, पांडु होता है। तो उसमें स्रोतस का संशोधन कराने के लिए हम उसको देते हैं। शल्य चिकित्सा द्वारा किस अंतःस्रावी ग्रंथि को निकालने से नेल्सन सिंड्रोम होता है, एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि है। तो यहाँ पर जो आंसर है एड्रिनल ग्लैंड है, जिसको निकालने से क्या होता है, नेल्सन सिंड्रोम होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षीण आर्तव में कौन सा दोष होता है, तो अपने क्लास में याद किया था, वातज पित्तज कफज, और जो कुणप ग्रंथि है, कुणप ग्रंथि में रक्त रहता है। फिर हमने साथ में पढ़ा था क्षीण ग्रंथि पूती पूय, फिर यहाँ पर ऐसा क्रम इसलिए लिखा था, क्षीण ग्रंथि पूती पूय एक साथ पढ़ना है, उनमें हम दोषों का क्रम याद करते हैं। जब भी वात पित्त कफ का जोड़ा बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्षीण आर्तव में वात पित्त दोष होगा, तो आंसर हमारा बी सही है। सुश्रुत संहिता में वर्णित पथ्यादिवर्ती का रोगाधिकार क्या है, सभी प्रकार के गल रोग है, सर्वकर्ण रोग है। तो पथ्यादिवर्ती हमने कहा पढ़ा है, उत्तर तंत्र में सभी प्रकार के नेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूषक विष का अधिष्ठान क्या है, तो मूषक विष का अधिष्ठान हमने स्पेशली शुक्र पढ़ा है, बाकी का लूता विष के 7 अधिष्ठान होते हैं, है ना, क्या क्या होते हैं, कभी आएगा तो पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे कितना है, क्या है आंसर, मूषक विष का शुक्र है। वाटर सिंड्रोम किस शरीर अवयव से संबंधित है, वाटर सिंड्रोम क्या होता है, एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ना, और स्पेशली किससे रिलेटेड होता है,
वृक्क से रिलेटेड होता है, किडनी से। ऑटोसोमल है ना, रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोम्यून, ऑटोसोमल मतलब वही है ना, तो ये वृक्क से रिलेटेड होता है। सिरा आयामो अंग गौरवम पूर्व रूप किसका है? प्रमेह का, वात रक्त का, शोथ का, या हिप का, श्वास का? तो हमने आपको पढ़ाया था चरक चिकित्सा स्थान का 12वां चैप्टर, वहां पे सिरा में आयाम होना, सिरा में तनाव होना शोथ का पूर्व रूप है, लेकिन सिरा में तनुता होना, सिरा तनुत्वम क्या है? ये शोथ का लक्षण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आचार्य चरक के अनुसार मधुदक पान का विधान किस व्याधि में किया गया है? तो मधुदक, मधु का उदक किसमें देंगे हम? जिसमें हमको कर्षण करना होगा, तो कर्षण के लिए हम इसका प्रयोग कहां करते हैं? प्रमेह में करते हैं। तो हमारा 80 क्वेश्चन तक हो गया। हमने 30 से शुरू किया था, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम बाकी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू।